नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो आज की जो वीडियो होगी फिर से कॉस्ट कटिंग के ऊपर होने वाली है। कॉस्ट कटिंग के लिए मैंने देखा कि उस वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है, तो यार कॉस्ट कटिंग पे आपका ज़्यादा ध्यान है और होना भी चाहिए। तो आज हम लेंगे सवाल जवाब। जो सबसे पहला सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई सरिया कौन सा इस्तेमाल करना है। सरिये दो तरीके के आते हैं। एक आता है आयरन ओर से बनने वाला, जैसे टाटा स्टील्स और जिंदल पैंथर। दूसरा जो सरिया आता है वो जो हम कबाड़ा बेचते हैं कबाड़ियों को, उसका स्क्रैप वो बना देते हैं और उससे वो सरिया बनाते हैं। जैसे राठी TMT होता है, उसके अलावा और भी दुनिया भर के सरिये चल रहे हैं। कामधेनु का एक आता है और दुनिया भर के सरिये जो भी हैं वो स्क्रैप से बनने वाले होते हैं। अब स्क्रैप से जो चीज़ बन रही है वो सस्ती होती है, आयरन ओर वाली थोड़ी महंगी होती है। अगर मकान बना रहे हो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, तो लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। आप बनाओ आयरन ओर से। और अगर जिसका बजट ही 10 लाख है, 8 लाख है, भाई वहाँ 1 लाख रुपए का तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप लगाओ राठी और जो भी आपका स्क्रैप से बनने वाला है उसको यूज़ करो। अब वैसे भी सरिया सस्ता हो रहा है, बढ़िया समय चल रहा है। अगर मकान बनाना है तो सरिया ऐसे में ले डालो। दूसरा सवाल पूछने हैं कि सीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि सीमेंट कोई भी ले लो, जिस भी सीमेंट को आप लेने जाओगे बस ये होना चाहिए वो नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। हर सीमेंट IS कोड्स को फॉलो करते हैं। इनके लाइसेंसेस जब भी मिलते हैं, चाहे वो JK सीमेंट हो, लक्ष्मी सीमेंट हो, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, कोई भी सीमेंट हो, सबके IS ग्रेड से होते हैं वो सब। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी छत होती है, छत को आप कोशिश करो PPC सीमेंट आप उसमें डलवाओ। जो पीले कलर का जो कट्टा आता है, जो वो वाला यूज़ करना है। और जो ब्लैक कलर का कट्टा आता है, वाइट वाले पे जो ब्लैक से लिखा होता है, वो वाला यूज़ करोगे तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए यूज़ करो। यानी जो हमारा PPC ग्रेड का है उसको यूज़ करना है छत में, OPC ग्रेड का यूज़ करना है अपनी जनरल कंस्ट्रक्शन में। तो समझ में आ गई होगी बात। और एक सवाल पूछते हैं लोग कि मकान बनाने का खर्चा कितना आता है। ये सबसे ज़्यादातर सवाल पूछा गया कि मकान बनाने का खर्चा कितना आता है। ये चीज़ आपको जान लेनी है आज। जब आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम्स ज़मीन में से खुद के आते हैं। वो ज़मीन में 5 फुट नीचे खुदाई होके और उसमें वो कॉलम खड़ा होता है और उसमें सरिया भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, लेबर भी लगेगी। तो आप 5 फीट जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा बना रहे हो, जाहिर सी बात है खर्चा उसमें बढ़ने वाला है। तो जब खर्चा बढ़ेगा तो आपका वो खर्चा पहुंच जाएगा 1600 रुपया स्क्वायर फीट पे। और जो फर्स्ट फ्लोर पे आप मकान बनाओगे उसमें आपका खर्चा आएगा 1200 रुपया स्क्वायर फीट। तो मैथमेटिशियन आप हो, गुणा भाग करना सब जानते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर लो अपने स्क्वायर फीट को इस एरिया से, इससे रेट से। 1600 ग्राउंड का, 1200 ऊपर का, आपको पता लग जाएगा मकान कितने में बनेगा। फिर कुछ लोग सवाल पूछने के जी हमारे घर में UPVC हम लगाएं, आपने विंडो तो UPVC दिखाई है बड़ी बड़ी। अब जो चोर हैं ये क्या प्रैक्टिकल है, क्या ये सेफ़ है? अब यार चोरों को तो मैं देखने नहीं बैठा, मैं आर्किटेक्ट का काम करता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि चोर वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, मुझसे पूछ के थोड़ी जाएगा चोर। ये आपको देखना है। मत लगवाओ UPVC, आप लगवाओ उसमें सरिये वाले एंगल, देखते हैं तब कितनी चोरी रुकती है आपके यहाँ। चोरों के लिए कोई लॉक नहीं हुआ करते। और सिक्योरिटी ग्लासेस लगवाओ, एलिगेंट लुक भी आएगी और सिक्योरिटी और भी कई चीज़ों से रुक सकती है। कैमराज लगवाओ अपने यहाँ पर और घर में कोई ना कोई रहे, तो सिक्योरिटी का ये कोई वो नहीं रहा कि भाई मैं तो बेकार देखने वाला मकान बनाऊंगा और सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगी। सिक्योरिटी लैप्स किसी भी मकान में हो सकती है अगर आपके अंदर दिमाग नहीं है तो। अगला सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास यही जैकेट है। हाँ भाई, यही जैकेट है। गरीबी में ऐसे ही हो जाता है। इंडियन आर्मी की ये मेरा देश का तिरंगा इस पे है, तो यही जैकेट मैं पहन के रखता हूँ। एक ही जैकेट है मेरे पास। सारा सीजन इसी से निकाल दिया, और एक नहीं 3-3 सीजन इसी से निकाल दिए। पूछा है कई भाइयों ने। इसके बाद एक सवाल है कि भाई एक मैडम ने कहा कि भाई आपका जो मकान है ये बड़ा इनप्रैक्टिकल है, इसमें 2 भाइयों के लिए प्रॉब्लम होगी कैसे रहने के लिए। मकान के अंदर भाइयों से प्रॉब्लम नहीं हुआ करती या घर से प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, प्रॉब्लम होती है यहाँ से। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? अगर मेरे घर में एक जगह 5 आदमी के लिए खाना बन रहा है तो 7 आदमी के लिए खाना नहीं बन सकता। इम्प्रैक्टिकल कैसे है ये मकान? ये जो सोच है ना, ये घटिया सोच, इन सोचों की वजह से आपके न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं और जिनकी वजह से आपके परिवार टूट जाते हैं कि भाई एक घर के अंदर 2 भाई नहीं रह सकते। यार आपने सोचा कैसे कि ये चीज़ एक घर में हमारे ये हरियाणा है और ये इसको जाट लैंड बोलते हैं। यहाँ फैमिलीज़ को तरजीह दी जाती है, यहाँ रुपये पैसे को तरजीह नहीं दी जाती, और दी जाती होगी, हमारे घरों में नहीं दी जाती।
यहाँ एक घर के अंदर 2 फैमिलीज़ रहती हैं, 3 फैमिलीज़ भी रहती हैं, माँ बाप के साथ हम रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहा करते, और हम एक ही जगह पर खाना बनता है। और हाँ, यहाँ घर टूटते हैं इसी सोच की वजह से टूटते हैं। जैसे आपने एक कमेंट कर दिया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, 2 भाई एक मकान में नहीं रह सकते। भाई साहब यहाँ रह सकते हैं मैडम जी, और यहाँ रहते आए हैं 20 साल से, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना आगे आएगी, और जब आएगी तो देखा जाएगा। अगला सवाल है कि भाई क्या हम आपकी ईमेल आईडी ले सकते हैं? भाई ईमेल आईडी नहीं, मैंने तो फ़ोन नंबर डाल दिया। आप किसी भी वीडियो की जो ज़्यादा चलने वाली वीडियो हो उनके डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ़ोन नंबर मिलेगा। फ़ोन नंबर से याद आया कि अब मैंने पहले तो मैं कहता था कि नक्शे नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं है। अब खूब टाइम ही टाइम है, खूब नक्शे बना रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत कम है और मैं नक्शे बनाने के लिए मेरे पास समय है। तो आपको अगर अपना फ्लोर प्लान बनवाना है, जिस तरह के डिज़ाइन मैं अपलोड करता हूँ उसी तरीके का मैं बनाता हूँ, और बढ़िया टिकाऊ नक्शा अगर बनवाना है तो इसी फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और आपका नक्शा भी बनाऊँगा। और नक्शे में फ़ीस लगेगी। मैं फ़ीस किस लिए लेता हूँ? फ़ीस इसलिए लेता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर जिससे मैं बनाता हूँ उसके पैसे जाते हैं, और उसके पैसे देने के लिए मुझे थोड़ा सा खर्चा उसका लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं। और इसको बनाने की वजह क्या है? मैं आर्किटेक्ट्स की सबकी बुराई नहीं कर रहा कि सारे आर्किटेक्ट्स ऐसे होते हैं, लेकिन एक फ़ौजी भाई है जिसने मुझे अभी नक्शा भेजा, वो लेह लद्दाख में ड्यूटी करते हैं, और मैंने देखा उनका नक्शा क्या बनाया हुआ है किसी आर्किटेक्ट ने। 27 फीट का ड्राइंग रूम और 8-8 फीट के 2 कमरे। ओ भाई साहब धन्य हो, ऐसे आर्किटेक्ट्स को जवाब देने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। भाई अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो आप किसी के मेहनत के पैसे ज़ाया मत करो, मत उसके करवाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप कोई मास्टर डिग्री करो, कोई ढंग की पढ़ाई करो, ऐसे किसी का मुंह उठा के नक्शा बना देते हो यार आप। अरे भाई ऐसा मत करो यार, किसी का नुकसान मत कराओ। सबकी नहीं कह रहा, बहुत आर्किटेक्ट्स हमारे टैलेंटेड हैं, लेकिन ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने आर्किटेक्ट के नाम पे सिर्फ लोगों को चूना लगाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे आर्किटेक्ट से भाई बच के रहो, और ऐसों पे बिल्कुल मत बनवाओ जो आपसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ले लेते हैं और आपको नक्शा टेक देते हैं माचिस के डब्बे वाले। वो मत बनवाइए। इससे बढ़िया गूगल से सर्च कर लो, आपसे उससे लाख गुना बेटर आपको मिल जाएंगे। और नहीं मिलते हैं तो मैंने बताया ना, मैं कुछ थोड़े से चार्ज करता हूँ और ना के बराबर होते हैं वो, और मैं आपको बढ़िया नक्शे बना के दूंगा। अब तो टीम भी बैठाने वाला हूँ मैं जो नक्शे ही बनाए। इसको अब रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है मैंने, और इसको मैं आगे तक लेके जाऊँगा। भैया आप लखनऊ आ जाइए, बिल्कुल आएंगे जी, आपका नक्शा जरूर बनाएंगे, लखनऊ आएंगे। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट, जो कि मैंने बता दिया, कॉस्ट क्या रहेगा वो आपको बता दिया। और हाँ, एक भाई साहब ये कह रहे थे आपने अपने मकान का कॉस्ट इग्नोर कर दिया जी, आपने बताया नहीं। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, आप कमेंट्स पढ़ो, सबको बताया है। 2600 स्क्वायर फीट का मेरा मकान है, जिसमें मेरा खर्चा टोटल 2600 स्क्वायर फीट की ग्राउंड फ्लोर है, 2400 की उससे ऊपर है, उससे ऊपर की 2200 स्क्वायर फीट है। टोटल पैसा मेरा 70 लाख रुपए लगा। कॉस्ट कटिंग उसमें ज़्यादा नहीं करी मैंने, करनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि परेशानी ये आती है कि जहाँ आप घर वालों को लेके जाते हो चीज़ें पसंद कराने के लिए, मैं लेके गया टॉयलेट की सीट 7,000 रुपये की सेलेक्ट कराने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने उंगली रखी 17,000 वाली पे। इस वजह से कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाती, लेकिन करनी चाहिए, ये गलत है। उसके बाद पूछते हैं कि भाई आपके मकान का डायमेंशंस क्या है, क्या आप अपना फ्लोर प्लान दे सकते हो? मैं नहीं दूंगा फ्लोर प्लान अपना। क्यों दूं मैं आपको? अगर आपका रहन सहन, आपका स्टाइल मेरे से अलग है तो आप मेरे इस फ्लोर प्लान को कॉपी क्यों करोगे? भाई मेरे को रिक्वायरमेंट मेरी हिसाब से है, आपकी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से है, आप किसी के फ्लोर प्लान को क्यों कॉपी कर रहे हो? जब बिल्कुल ही एसेंशियल हो जाए कि भाई अब तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, तब आप कॉपी करो, वरना मकान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनवाओ। किसी को वेंटिलेशन नहीं चाहिए, मैंने देखे हैं ऐसे कि भाई हमें तो नहीं चाहिए, बंद करना है हमें सारा मकान, हमारे यहाँ गली सेफ़ नहीं है। और किसी को पूरा खुला चाहिए, भाई हमारे घर में चोर कल कूदते हों आज कूद जाएँ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सब तरह के लोग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना नक्शा बनवाओ। एक भाई साहब कह रहे हैं, जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी कि 30 बाई 45 का आलिशान फार्म हाउस 10 लाख रुपए में। एक भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप भी झूठ बोलते हो भाई साहब 10 लाख में कैसे बन जाएगा? 3 मकान बनवाए हैं इसी नक्शे में, 3 मकान बनवाए हैं और 10 लाख में बनते हैं। अभी मैंने बताया 1200 से 1600 का खर्चा आता है, मल्टीप्लाई कर लेना, मैथमेटिशियन सब हैं इतने कि उसका खर्चा निकल के आ जाएगा। अगर 10 लाख में ना बने तो मुझसे कहना। एक गलती जो लगभग मैंने सुनी है, इसको गलती कह लो या इसका क्वेश्चन कह लो,
लगभग हर आदमी पूछने पे है ये भी कि हम दीवारें मोटी लेके आए नीचे से, राजस्थान में क्योंकि स्टोन चलता है तो वहाँ पर लोग पूछते हैं कि हम नीचे से दीवार लेके चलें क्या, या इसको कॉलम पे ना खड़ा करें, क्या करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि जहाँ सारा लोड आपकी दीवारों पे है, वो 9 इंच की दीवार बनाओ, 16 की दीवार बनाओ, वो सारा लोड दीवारों पर रहता है। आप केवल 2 ही मंजिल बना पाओगे। अगर लग रहा है कि आपको अपना मकान 2 ही मंजिल से ऊपर नहीं बनाना है तो आप उसको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मत डालो उसमें सरिये। लेकिन अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो आगे मंजिल बनानी है 5, 4, 3, 2 से ऊपर, उनको बनाना चाहिए आरसीसी स्ट्रक्चर। और मैं पर्सनली यही कहूँगा, चाहे आपको 2 फ्लोर बनाने हैं चाहे सिंगल फ्लोर बनाना है, बनाओ आरसीसी स्ट्रक्चर। बेनिफिट्स क्या है, आप अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाने चले, यानी ईंटें नीचे से लेकर आए, तो नींव जाएगी आपकी 7 फुट, 6 फीट, 4 फीट, लोएस्ट 4 फीट। तो 4 फीट की अगर नींव आप पूरे घर की लेके आओगे, हर दीवार की लेके आओगे, तो उसमें कितनी ईंट लगेंगी। अगर आपकी 10,000 ईंट भी लगी तो 7-8 से गुना करो आप, और कंक्रीट का अलग खर्चा, तो आपके 1 लाख से 1.25 लाख तो खर्चा वैसे ही हो गया। और सरिया जो आएगा वो कितना आएगा, थोड़ा बहुत 1-1.5 लाख का ही सरिया आएगा। तो कम से कम उसमें फ्रीडम तो रहेगी। कल को आपको नक्शा चेंज करना पड़ जाए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, तो आपको कम से कम फ्रीडम रहेगी। तो आरसीसी स्ट्रक्चर पे ही जाओ, चाहे भले ही आप सरिया थोड़ा हल्का लगाओ। लेकिन सजेशन मैं यही दूंगा कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही जाओ, आप दिमाग से निकाल दो ये सारी चीज़ें। अब जी कॉस्ट के लेके ज़्यादा है कि भाई कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट मैंने बता दिया, बार बार मत पूछो। और प्लॉट साइज़ क्या है, 46x100 है मेरा प्लॉट साइज़, वो आपको बता दिया है। और फाउंडेशंस को मैंने बताया है अभी पिछली वीडियो में, फाउंडेशंस के सवाल आपको उसमें मिल जाएंगे। एचपीएल क्या है समझाइए। एचपीएल भाई फुल फॉर्म मेरे भी याद नहीं है। एचपीएल होती है वो जो लूवर्स टाइप की आपको दिखाई देती है, ब्राउन कलर की, मकान के फ्रंट पे लगा होता है, उसको एचपीएल कहते हैं। गूगल से सर्च कर लेना, एचपीएल की फुल फॉर्म मिल जाएगी। लाइटिंग्स के ऊपर मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मकान का आर्किटेक्ट से क्या आपको नक्शा बनवाना है, किस तरह का बनवाना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। नक्शा बन गया, उसके बाद आपको फुटिंग के बारे में मैंने बताया कि फुटिंग कैसे करानी है। फुटिंग का पता लग गया। अब आपको तीसरा स्टेप है कि जब आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन खड़ी हो जाए, जब आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, तो जब उसमें आरसीसी की अंदर आपके लाइटिंग्स वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो कैसे रखनी है, उसकी एक प्रॉपर वीडियो है। क्योंकि इंजीनियरिंग होती है इसकी भी, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है कि लाइट्स को कैसे उसको ग्लोरीफाई करना है मकान को। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी लाइट टेक दीजिए, हर चीज़ का एक महत्व है। तो उसको एक मैं वीडियो में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि कहाँ उसको रखना है। बेसमेंट को बनाना चाहिए कि नहीं। बेसमेंट को तभी बनाएं जब आपके जेब में खूब सारा पैसा हो, और अगर कॉस्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है या पैसे की कोई तंगी है तो बेसमेंट के बिल्कुल पचड़े में मत फंस जाना। बेसमेंट एक ऐसा ये समझ लीजिए एक ऐसा रोग है, अगर आपने एक बार बेसमेंट का बीड़ा उठा लिया तो पैसे आगे आगे ही जाएंगे। बेसमेंट में क्यों पैसे इतने खर्च होते हैं, उसकी रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी मकान है, जैसे ये मान लीजिए मकान है, इसकी जो पीछे की दीवार आपको दिख रही है ये ईंटों से बनी हुई है, कंक्रीट से बनी हुई है, बीच बीच में कॉलम है। अब अगर मैं इसको बेसमेंट बनाता तो ये जो दीवार थी ये सारी ही कंक्रीट और सरिये से बनती जाएगी, इसमें कोई भी ईंट का काम नहीं चलेगा। तो जिन मकानों में बेसमेंट बनती है उनका पहले से ही तिगुना पैसा उनका बेसमेंट में लग जाता है। तो बेसमेंट का बीड़ा तभी उठाना जब भाई या तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो या बजट का कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसमेंट से बच के रहो तो बढ़िया है। बेसमेंट में आपके बहुत खर्चे होने वाले हैं, उसमें सरिया बहुत आएगा। वो एक समझ लीजिए कि आपका जो लिंटल होता है छत वाला, वो पूरी दीवारों में वो लिंटल रहेगा, तो उसमें बहुत खर्चा होता है। तो बेसमेंट को बहुत सोच समझ के निकालना, बेसमेंट को इतना ऐसे ही मत निकाल देना। अच्छा, एक बहुत खुशी की बात है कि हमारी वीडियो पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही है, और हिंदुस्तान से बाहर कतर में और कुछ पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। तो मैं ये जो नॉलेज है इसको बाउंड नहीं करना चाहता कि भाई ये हमारे देश में रहे। आप बढ़िया बात है, अगर ये पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। किसी भी इंसान का अगर बेनिफिट मेरे नॉलेज से हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, चाहे वो कहीं से भी हो। आपका भी कोई सवाल हो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा, एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि वास्तु
के हिसाब से मकान बनाना है, कैसे बनाना है। तो मैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इसमें हर किसी को समेटना नहीं चाह रहा। मैं वास्तु पे भरोसा करता ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता जैसे कि भाई वास्तु ही सब कुछ है। अगर मकान आपका खूब, आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने मकान का जैसे बताते हैं कि ये मंदिर इधर होना चाहिए, ये उधर होना चाहिए, फलानी चीज़ इधर होनी चाहिए, वेंटिलेशन है नहीं घर के अंदर, टॉयलेट के रास्ते अगर नहीं बनाए अलग से और वेंटिलेशन क्रॉस नहीं हो रही है, तो वही वास्तु आपका वास्तु दोष बन जाएगा। तो मैं तो प्रॉपर इंजीनियर्ड मकान बनाऊंगा। वास्तु का ख्याल रखो, पंडित की पढ़ाई पे, पंडित से कराओ आप वास्तु का, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है वो इंजीनियरिंग की करी है, मैंने वास्तु की पढ़ाई नहीं करी, ना मैंने कोई पंडितगिरी करी। तो मैं तो आपको इंजीनियर्ड मकान बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं सोच सकता हूँ वो टेक्निकलिटीज़ जो मकान के अंदर सोचनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहो कि साउथ ईस्ट में ये किचन होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए और कर्म आपके गलत हों, तो भाई आपका वास्तु भी कोई हेल्प नहीं करेगा। अच्छा जी, एक भाई ने बढ़िया सवाल पूछा कि पहले मैं आपको ठीक समझा था, लेकिन एक दिन आपने एक भाई को कहा कि मैं फ्री में नक्शा नहीं बनाऊंगा, आप टीआरपी बनाना चाहते हैं। भाई फ्री में क्यों नक्शा बनवाना है आपको? फ्री में नक्शा चाहिए आपको? फ्री में नक्शा क्यों चाहिए? आप मेहनत नहीं करते, आप पैसे नहीं कमाते। आप मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, आप 5-7 लाख 10 लाख अपने मकान में लगाना चाह रहे हो। आप 3-4 हज़ार रुपये अगर अपने नक्शे की जो बुनियाद है, जो आपके मकान की बुनियाद है, अगर उस पर खर्च करेंगे, जो कि अपना वैल्यूएबल टाइम को दे रहा है, तो क्या ये नाजायज़ है? मैंने वीडियो में कहा कि भाई मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, वो उन लोगों के लिए कहा है जिन लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है, जो सरकारी आवास का प्लाट कोई मिला हुआ है उसमें मकान बना रहे। ये मैं भी जानता हूँ किसके लिए फ्री में बनाना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। आप मेरे से नहीं कह सकते कि फ्री में बना के दो। ये मैं देखूंगा कि मेरे को किससे पैसे लेने, किससे नहीं लेने। मैं जिसका मन करे फ्री में बनाऊं, जिसका मन करे पैसे से बनाऊं, ये आपका काम नहीं है। और टीआरपी किस चीज़ के लिए बढ़ानी है यार? मैंने ये जो चैनल बनाया है ये लोगों की हेल्प करने के लिए। आपकी जली तो आप भाई, आपको मुबारक हो। ये उन वो लोग जानते हैं जिनके लिए मैंने फ्री में बनाया, किन लोगों के लिए बनाया, वो भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को। तो भाई ये सब बातें करनी बंद करो। अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि सीढ़ियाँ आपको घर के अंदर रखनी है या बाहर रखनी है? ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको समझ लेना। अगर आपका मकान है बड़ा, 300 गज के आसपास का मकान है, 250 गज का मकान है, 400-500 गज का मकान है, तो सीढ़ियाँ चढ़ाओ बाहर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अपनी ऊपर की फ्लोर जो है उसको रेंट पे भी उठा सकते हो। नीचे की जो फ्लोर है उसमें इतने कमरे बन चुके होते हैं 250-300 गज में कि आपका सारा मकसद पूरा हो जाता है। जहाँ मकान होते हैं डुप्लेक्स छोटे, जैसे कोई 13x50 है, 15x40 है, इनमें क्या है कि नीचे से काम आपका नहीं चलता है। नीचे इतने रूम ही बन पाते हैं कि जिनसे सिर्फ आपके लिविंग रूम का कंप्लीट हो जाए या आपका किचन का कंप्लीट हो जाए। बाकी के रूम्स आपके ऊपर बनाने ही होते हैं। जिस तरह के मकानों में ऊपर से काम चले, उनमें सीढ़ियाँ अंदर ही चढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर घर में आपके कोई लेडीज़ है, वो बाहर से आके फिर ऊपर चढ़े, ये ऑकवर्ड लगेगा। तो उसको अंदर से ही रास्ता होना चाहिए। इसलिए उन मकानों में सीढ़ियाँ अंदर रखो जिनके साइज़ छोटे हैं। जहाँ 400 गज का 500 गज का मकान है, उनमें सीढ़ियाँ अंदर चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर उनको भाई बनाना ही बंगला है तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो उन सीढ़ियों को बाहर ही रखो बड़े प्लॉटों में। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे लाइटिंग्स के ऊपर। और वो प्रॉपर वीडियो मैंने बना ली है, उसको एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगा। बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है, जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।